अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ बेटा वो है अक्टूबर नवंबर 2021 और बेटा वेरिएंट 22 ओ लेवल पेपर 2 जिसे आप कहते हैं। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इनका सेम ही होता है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है बेटा कि आपको जो है वो कुछ चीज़ें दी जाती हैं और आपकी जस्ट केमिस्ट्री की नॉलेज जज की जाती है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है, ओके। तो कहता है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग क्लोराइड्स टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा पहले मैं इसको ज़रा फॉर्मूला में लिख दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, कोबाल्ट 2 क्लोराइड दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है, आयरन 3 क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये दिए हैं मैं बेटा। ठीक है, ये सब क्लोराइड्स हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग क्लोराइड्स टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ईच क्लोराइड में बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, नॉट एट ऑल। स्टेट विच क्लोराइड कंटेन्स अ cation विद अ चार्ज 2 प्लस। देखो बेटा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ये ब्रैकेट में रोमन लैंग्वेज में लिखा होता है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये हमेशा प्लस में होती है। तो +2 का मतलब हो गया कोबाल्ट 2 क्लोराइड बेटा। कोबाल्ट 2 क्लोराइड। उसके बाद लिखा है रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म रेड ब्राउन पीपीटी। अब रेड ब्राउन पीपीटी किसके होते हैं? आयरन 3 प्लस के, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। टेस्ट फॉर आयन में बेटा। तो आप चेक करें इसमें आयरन 3 कहाँ है। ये रीऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 3 दी हुई है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आयरन 3 क्लोराइड के अंदर आयरन 3 आइंस होंगे। आयरन 3 आइंस होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देंगे बेटा? रेड ब्राउन पीपीटी। तो ये हो जाएगा आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है बेटा। ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। ये रहा सिल्वर हेलाइड। सिल्वर हेलाइड इनसॉल्युबल होगा तो आंसर होना चाहिए सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर chloride react with sodium hydroxide when warmed produce a gas which turns damp red litmus paper blue। कौन सी गैस है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है? अमोनिया। अब सवाल ये है, अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है? अमोनियम आयन के साथ। टेस्ट फॉर अमोनियम में भी आपने ये पढ़ा है। टेस्ट फॉर अमोनियम क्या है? जब आप एल्कली डाल के उसको हीट करते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है अमोनियम इज द राइट आंसर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के अंदर अमोनियम आयन है ना। when added to water can form aqueous solution with a pH 1। pH 1 का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप चेक कर लें बेटा इसमें कौन सी चीज़ है जो पानी में डालें और वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रहा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा। तो ये टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होगी तो ये सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। कहता है दिस क्वेश्चन इज अबाउट पोल्यूटेंट्स। अब दिमाग में रखिएगा कि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन पोल्यूटेंट्स से रिलेटेड है। तो आपने पोल्यूशन में जो जो कुछ पढ़ा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको यूज करनी होगी। हाइड्रोकार्बन सच एज ऑक्टेन आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कार। ठीक है, द लिस्ट शोज गैसेस प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट।
ये वो सारी गैसेस हैं जो एग्जॉस्ट पाइप में से निकल रही है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्टेन, वाटर वेपर्स। ओके, विच टू गैसेस इन द लिस्ट शो दैट इनकम्प्लीट कंबस्शन हैड टेकन प्लेस? अब इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनो हो सकता है, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो कार्बन मोनो तो ये रहा। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा? जो जला हुआ ना हो, ऑक्टेन। तो आप एक लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, एक चीज, और एक लिखेंगे बेटा ऑक्टेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्टेन। आगे देखिए क्या लिखा है, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल बच्चों वाला सवाल हो गया। पास थ्रू लाइम वाटर, पास थ्रू lime water, it turns milky beta. Two natural sources of methane, two natural sources of methane in the atmosphere are from leak natural gas and waste gases from animal. ठीक है, यानी वो काउ डंग वाली बात बोल दी, और एक वो इनकम्प्लीट कंबशन वाली बात बोल दी। सही, या कहीं लीकेज हो रही हो, जैसे घर में जो हम यूज़ करते हैं अनबर्न्ड हाइड्रो उसका मीथेन, वो भी अगर लीक हो तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर सकती है ना। गिव वन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन। नेचुरल सोर्स तो आपको याद होगा बेटा, बैक्टीरिया जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करते हैं, डीके करते हैं, तो बेटा वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो आप वेजिटेटिव डीके लिख सकते हैं। ये सब आपने पोल्यूशन के अंदर पढ़ा हुआ है, वेजिटेटिव डीके। कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन इन एटमोसफेयर। मीथेन यानी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो होगा क्या? कुछ कंप्लीट करना है। ये दो ब्लैंक्स दिए हमें। मीथेन इज अ डैश गैस, तो ग्रीन हाउस गैस, because it absorbs and then re-emit infrared radiations. This contributes to an increase in temperature of the atmosphere is called, increase in temperature atmosphere को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पोल्यूशन में बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो अगर याद ना आ रहा हो तो प्लीज रिवाइज कीजिएगा उसको। Cars are fitted with catalytic converter to reduce amount of harmful pollutant gases from car exhaust. सही कह रहा है। Describe how catalytic converter removes pollutant gases from car exhaust. तो ये convert, पहले तो वर्ड गलत लिखा हुआ है इसने, कन्वर्ट, कन्वर्टर रिमूव, रिमूव वाला वर्ड गलत लिखा है। रिमूव नहीं करता, कन्वर्ट करता है। अब वो देखो, तीन इक्वेशंस मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि याद रखा करें, जिससे मैं उसी को लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये एक इक्वेशन हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दो इक्वेशंस हो गई। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन CXHY, x plus y upon 4 O2 gives you x CO2 और y upon 2 H2O, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ये तीन कैटालिटिक कन्वर्टर इक्वेशंस हैं। अब इन्हें लिख दो। डिस्क्राइब, वो यही कह रहा है ना कि इसको डिस्क्राइब करो। एक्सप्लेन तो हम सिर्फ डिस्क्राइब करने में लिख सकते हैं। अब इस तीनों बातों को लिख दूंगा, तो 3 मार्क्स का सवाल है, ये तीन बातें लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पहले डिस्क्राइब करने में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन react with carbon monoxide and form कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। आप नाम पूरा लिख लेना, ठीक है? पहली बात हो गई। दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड,
तीसरी बात हो गई, unburned hydrocarbon undergo complete combustion to produce कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम। तो 3 मार्क्स का सवाल था, मैंने उसे 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये रीड करवा रहा है। द ग्राफ शोज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एज द रिएक्शन प्रोसीड द मैग्नीशियम इज इन एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो डिपेंड कर रहा है HCl के ऊपर, क्योंकि कह रहा है मैग्नीशियम एक्सेस में, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है मिनट्स में। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम की तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब हो गया आपने मोल्स कम कर दिए। क्यों? C बराबर होता है N/V के, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के। HCl लिमिटिंग है, आपने HCl की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो आपने मोल्स कम कर दिए, मोल्स कम कर दिए, याद रखिएगा। तो बेटा डेफिनेटली अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कम हो गया, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कम हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड एंड ऑल अदर कंडीशंस आर, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, ठीक है। आगे चलो, ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड टू शो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गैस प्रोड्यूस changes with time when reaction is done at low with lower concentration। तो अब सिंपल सी बात है, देखो कॉन्सेंट्रेशन लोअर करने से प्रोडक्ट की अमाउंट लोअर हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन कम हो जाएगा क्योंकि मोल्स कम हो गए, एक बात। दूसरी बात, ग्राफ विल बी लेस स्टीपर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम करने से रेट भी कम होता है। तो 2 चेंजेस होनी चाहिए, एक तो लेस स्टीपर होगा और एक नीचे होगा। अब बच्चे सवाल करेंगे, यकीनन आएगा दिमाग में सवाल, सर कितना नीचे? तो ये तो मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसने कुछ दिया हुआ ही नहीं है। वो बस ये कह रहा है कंसंट्रेशन लोअर कर दो, तो तुमने इसको इसके नीचे बनाना है। तो अब वो फजूल बहस मत करना कि सर मैं थोड़ा नीचे बना दूं, थोड़ा ज़्यादा नीचे बना दूं, बीच में बना दूं, जो तुम्हारा दिल चाहे। 2 चीज़ों के मार्क्स होंगे, दो। पहली चीज़ क्या होगी, जो तुम्हें मार्क्स देगा वो चेक करेगा कि इसने लेस स्टीपर बनाया है, और दूसरा चेक करेगा कि इसने अब जो एग्जिस्टिंग ग्राफ है उससे लाइन नीचे बनाई है नहीं। बस 2 बातें चेक करेगा। आगे देखिएगा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडिया अबाउट कोलिजन्स, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन मैग्नीशियम पाउडर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिबन। पाउडर्ड का मतलब हो गया आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि कांटेक्ट ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। यही बात आपने लिखनी है इसमें, दैट्स इट। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल increase the contacts of reactant particles, hence more collisions, उसने बोला ना collisions बताओ, more collisions will occur, consequently rate of reaction increases। आगे देखिए, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडिया अबाउट कोलिजन्स। दोबारा बेटा, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीज्ड।
देखो मैं हमेशा तुम्हें एक बात बोलता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ते हैं। अगर वो बोलता है टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो इस बात को ऑपोजिट में लिख दो। टेम्परेचर डिक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बेटा, तो डेफिनेटली इफेक्टिव कोलिजन या सक्सेसिव कोलिजन्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को लिखें आप। decrease in temperature decrease in temperature will decrease the average kinetic energy of reactant particles, hence number of effective collisions, या कोई बच्चा लिख दे successive collisions decreases. Consequently, rate of reaction decreases. Rate of reaction decreases. Calculate the maximum volume in dm³ of hydrogen formed when 1.68 gram of magnesium react with an excess of dilute hydrochloric acid at room temperature and pressure. Give your answer to 3 significant figure. दो तरीकों से कर सकते हो, या तो मोल्स निकाल लो मैग्नीशियम के, पहले उससे सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट मास और मोल्स वॉल्यूम के रेशियो से कर लो, मर्जी है तुम्हारी। देखो मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2। ये तो उसने एक्सेस दे दिया, इसको हटा दो। ठीक है, इस दफ़ा अब वो तुम्हें कह रहा है कि मैग्नीशियम का मास दिया हुआ है तुम्हें, और वो तुमसे वॉल्यूम पूछ रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो बेटा इसका अपना ओरिजिनल मास होता है 24 ग्राम, और एक मोल गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक मोल गैस का वॉल्यूम RTP पे कितना होता है 24 dm³। तो बेटा 1.68 ग्राम विल प्रोड्यूस द x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x विल बी इक्वल टू 1.68 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24। 24 से 24 कैंसिल हो गया, 1.68 dm³। और अगर तुम में से कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल पहले मैग्नीशियम को मोल्स में कन्वर्ट करे, फिर हाइड्रोजन के मोल्स 1:1 का रेशो है, जो मोल्स मैग्नीशियम के वही मोल्स हाइड्रोजन के, और फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर फिर भी सेम ही आना है, यही वाला आना है। आगे देखिएगा, मैग्नीशियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिडिफाई पोटेशियम मैंगनेट लिख दो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इसका कलर अपना क्या होता है, पर्पल या पिंक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और कलरलेस हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, पर्पल टू कलरलेस, सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा बेटा, या पिंक भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं बेटा। अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल सही कह रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, डेंसिटी अल्केन्स इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, सही कह रहा है। गिव वन अदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन विच इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ कार्बन। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है फिजिकल जो उसने नहीं दी और तुम्हें बतानी है? वो है थिकनेस, विस्कोसिटी को बोलते हैं थिकनेस। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा वो मजीद थिक होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखें विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। थिकनेस इंक्रीज, इसको थिकनेस भी बोलते हैं। जाहिर बात है सबसे कम विस्कस गैसेस होती हैं थोड़ी, उससे ज़्यादा विस्कस लिक्विड, और जो सबसे ज़्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, आप जो जिसे आप कहते हैं थिकनेस जिसकी ज़्यादा होगी वो सॉलिड की होगी ना। गिव टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी उसने दे दिया, दो और पूछ रहा, तो बहुत सारी रह गई हैं अभी भी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दे हैव जनरल फॉर्मूला, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से दो लिख रहा हूं, दे हैव जनरल फॉर्मूला, और दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, या अगर किसी बच्चे ने लिखा हो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है, कोई इशू नहीं है। या किसी बच्चे ने लिखा हो डिफरेंस ऑफ CH2, तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। दो पूछे ना हमने, दो लिख दिए। टू टिपिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन आर कंबशन एंड क्रैकिंग, देखो सही कह रहा है, हमने कंबशन भी पढ़ा है अल्केन के बारे में और क्रैकिंग भी पढ़ा है। स्टेट द नेम ऑफ अनदर टिपिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। हमने कंबशन पढ़ा, हमने क्रैकिंग पढ़ा, हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीन के साथ, याद है, जिसे हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहा था। तो वो कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ वन अदर टिपिकल केमिकल रिएक्शन, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, एंड द रिएक्टेंट नीडेड टू रिएक्ट विद अल्केन्स। देन ये दोनों चीज़ें बताओ, बता देते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लिख दें बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं अल्केन में, और रिएक्टेंट में आप लिख लें क्लोरीन। अगर कोई बच्चा ब्रोमीन लिखे सही है, कोई इशू नहीं है, लिख सकता है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग, स्टेट टू कंडीशंस। ये जब भी पूछे ना दो कंडीशंस बताओ, तो थर्मल और कैटालिटिक दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो एक आप लिखेंगे हाई टेम्परेचर यानी थर्मल क्रैकिंग, और एक येगा यूज ऑफ कैटलिस्ट बेटा। ये दो कंडीशंस बेसिकली दो टाइप्स के बारे में बोल रहा होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट। ट्राइडिकीन कैन बी क्रैक टू प्रोड्यूस एन अल्कीन विद 4 कार्बन, इसका मतलब है ब्यूट इन की बात कर रहा है, C4H8 की बात कर रहा है, एटम्स, एंड वन अदर हाइड्रोकार्बन ओनली। अब देखो सब कुछ दिया हुआ है। क्रैकिंग कैन प्रोड्यूस 3 सब्सटेंसेस, अल्केन, अल्कीन एंड हाइड्रोजन। तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, अल्केन के साथ अल्कीन हो सकता है, या फिर अल्कीन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है। अब इसने एक अल्कीन बना दिया है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप उन C4H8 को 2 दफ़ा लिख दो, साथ में कुछ और लिख दो, लेकिन आपको देखना है कि आपने एक ये बनाना है और एक और हाइड्रोकार्बन उसके साथ और बनाना है। तो हम जो वो कह रहा है उसी को फॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल C13H28 को आपने क्रैक किया, एक प्रोडक्ट मिल गया C4H8 सपोज, ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब देखो क्या बचा, 13 - 4 C9, 28 - 8 20। और एक चीज और, अगर कोई बच्चा इसे 2 लिख देता है सपोज C13, अब भी तो प्रोडक्ट एक दो ही मिलेंगे ना, बस मॉलिक्यूल ज्यादा है, उससे कोई फर्क थोड़ी थोड़ी पड़ेगा। C4H8 सपोज करो एक बच्चे ने यहाँ 2 लिख दिया, कोई बात नहीं, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। तो अब 13 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, 13 - 8 कितना होगा भाई, 13 - 8 5, तो ये बचा C5H। अब 28 में से 16 माइनस करें, 28 - 16 12, आंसर। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकती है, बट याद रखिएगा प्रोडक्ट दो ही रखिएगा, अल्कीन और अल्केन, और वो दो ही, ये अभी भी दो प्रोडक्ट हैं। कुछ कुछ लोग समझ रहे होंगे सर आपने तीन प्रोडक्ट नहीं है, 3 मॉलिक्यूल हैं, प्रोडक्ट दो ही हैं, एक ब्यूटीन और एक पेंटेन बेटा। आगे चल, डी आ जा। अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 89.9% कार्बन बाय मास। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो अब सोचो अगर कार्बन की परसेंटेज दी हुई है तो हाइड्रोजन की कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करके। तो 88.9
में से 100 सब्ट्रैक्ट करो, या 100 माइनस 88.9, ये आ गई आपके पास 11.1। 11.1 यानी कार्बन की परसेंटेज है 88.9, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हो गई 11.1 हो गई। कहता है कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इंपिरिकल फार्मूला। तो बेटा इंपिरिकल फार्मूला निकाल लो, 2 स्टेप में निकलता है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू। तो एटॉमिक मास इसका 12, इसका 1, ये आ जाएगा 11.1। इसे करके देख लेता हूँ, ये होगा 88.9 डिवाइडेड बाय 12, 7.4, ये आ गया 7.4। अब इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 7.4। आपने कहा 7.4, 7.4, ये आ गया 1। इसे चेक कर लेता हूँ, 11.1 डिवाइडेड बाय 7.4, 1.5। अगर 1.5 आए तो क्या करेंगे? लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करें। तो मेरा ख्याल है लीस्ट 2 ही है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3C2H3 शुड बी द आंसर बेटा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। कहता है लिथियम रिएक्ट्स विद एक्वस जिंक आयोडाइड, ठीक है, एक्सप्लेन बाय रेफरिंग द इक्वेशन व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो सिंपल बेटा, लिथियम जा रहा है, गौर से देखिएगा, 0 से जा रहा है +1 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 2+ से जा रहा है 0 में रिडक्शन हो रही है। तो बहुत क्लास में बड़ी डिटेल से कराया है रिडॉक्स, ये दोनों बातें लिख दो। इसके अलावा उसने कुछ लिखा नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो दिल चाह रहा है लिखो। उसने कुछ ये नहीं बोला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो आपके पास खुला मैदान है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ ये लिख रहा हूँ कि लिथियम is oxidized because of loss of electron, और बेटा जिंक इज रिड्यूस्ड बिकॉज, आप पूरा लिखा करें। ये जो मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखता हूँ ना, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखा करें। कभी कभी नाराज हो जाता है कि ये बिकॉज को B/C क्यों लिखा हुआ है, या फिर गोरा है ना। जिंक इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे आ जाए बेटा, एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू जिंक आयोडाइड। देखो, इससे मिलेगा आयोडाइड, इससे मिलेगा सिल्वर आयन। स्टेट ऑब्जर्वेशन मेड, तो बेटा सिल्वर आयोडाइड बनेगा, ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। अब क्लोराइड बनता तो वाइट होता, ब्रोमाइड बनता तो ऑफ वाइट या क्रीम होता, तो आयोडाइड में क्या बनेगा? येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म। आगे आओ, व्हेन एक्वस ब्रोमीन reacts with aqueous zinc iodide। अब यहां पे आयोडाइड है, यहां पर ब्रोमीन है। ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ब्रोमीन इज इन एलिमेंट फॉर्म, आयोडाइड इन कंपाउंड फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा हेलोजन का। आगे क्या बोलता है? ब्राउन सोल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है, नेम द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहले तो चेक करो, ब्रोमीन जिंक आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ब्रोमाइड बनाएगा और आयोडीन बनाएगा। इसे वो ब्राउन सॉल्यूशन कह रहा है, हालांकि इसे येलो ब्राउन बोलना चाहिए। याद रखिएगा, एक्वस आयोडीन येलो या येलो ब्राउन होता है, एक्वस ब्रोमीन ऑरेंज कलर का होता है। ये मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर कभी आप ब्राउन बोलते हैं, कभी आप ऑरेंज बोलते हैं, कभी आप येलो बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ कि किस वक्त क्या लिखना है, ख्याल रखिएगा।
वो थोड़ी सी जहालत करता है, बट आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। आगे आओ, नेम द प्रोडक्ट्स। तो जिंक ब्रोमाइड और आयोडीन आप लिखेंगे नेम, फॉर्मूला नहीं लिखना, ठीक है। जब वो स्पेसिफिक हो जाए तो आप भी स्पेसिफिक रहो। ये हो जाएगा जिंक ब्रोमाइड और आयोडीन। Explain why aqueous bromine does not react with zinc chloride. वाओ, कह रहा है Br2 को अगर मैं जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्यों नहीं होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती ना। क्यों? ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। सो आप लिखेंगे ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन chlorine, hence cannot displace chloride into chlorine, नहीं कर सकता डिस्प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं बेटा। क्या कहता है? फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस फॉस्फीन। ठीक है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, कंप्लीट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, लेबल द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट और डेल्टा एच। तो बेटा एंडोथर्मिक की डायग्राम आप सबको आती है ना, ये लो, ठीक है, ये हो गई। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, जो आपने ये वाला लिख दो इसमें, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया बेटा। इसके अलावा लेबलिंग करने के लिए दो चीज़ें ही तो लेबल करनी होती हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी और एक इंथैल्पी चेंज बेटा। तो ये हो गया इंथैल्पी चेंज बेटा, और ये हो जाएगा एक्टिवेशन, ये बिल्कुल सेंटर में। दैट्स इट। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये बहुत रिपीट करता है ये वाला सवाल। पहले बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में लिख लो, फिर उसके बाद अगर वो एंडो है तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और अगर वो एक्सो है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हम पहले लिख लें बॉन्ड ब्रेकिंग is endothermic while bond formation is exothermic। एक बात हो गई। in endothermic energy required to break the bonds will be greater than energy released when bonds are formed। आ जाओ, phosphine reacts with oxygen to form phosphorus 5 oxide and water। Complete the equation। देखो बेटा, यहाँ 4 फॉस्फोरस है, यहाँ 4 लगा दो। 4 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। 4 3 ज़ा 12, तो 6 2 ज़ा 12 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक कर लो, 10 ये रहे और 6 ये रहे ऑक्सीजन, तो ये हो गया 10 और 6 16, तो यहाँ लगा दो 8 2 ज़ा 16, बैलेंस हो गया। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।